नमस्कार। ये दिवाली मुस्कान वाली और हमारे ईटी नाउ स्वदेश पर इस साल यह एक सिंपल मुहिम है। अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है तो बनी कैसी रहे, और आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि आपकी मुस्कान वापस आ जाए। बिजनेस चैनल में अक्सर माना जाता है कि हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मगर लक्ष्मी के साथ साथ इस साल हम विश करेंगे कि आपको माँ सरस्वती, नॉलेज and Lakshmi, which is goddess of wealth, may you get blessed by both. Because if you have knowledge, you have the power to choose, and when you have the power to choose, you can make the right investments. यही स्पिरिट है और इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो संवत साल गया है, यह साल एक नई प्रकार की लाइन बनी है इस शेयर बाजार के अंदर, दैट स्मॉल इज ब्यूटीफुल, बिग इज लार्ज, एंड लार्ज कैप एलिफेंट्स विच आर लार्ज कैप स्टॉक दे डोंट डांस। तो आज हमारे साथ शो पर एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो एक प्रकार के स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेशलिस्ट हैं, और एकदम वह बुनियादी बातों से उन्होंने ओवर द ईयर्स हमें समझाया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड आई ऑलवेज एडमायर्ड पंकज दैट डिस्पाइट द फैक्ट दैट इज़ अ फंड मैनेजर, जब मार्केट्स महंगे होते हैं आकर बोलते हैं भैया संभल कर रहो, लंबी रेस में हो तो रहो, मगर शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट में रिस्क है। तो क्या स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक से हमें आने वाले साल में क्या उम्मीद करनी चाहिए? इलेक्शन, वॉलेटिलिटी, फेड, कितनी बातें हैं, इन बातों को कनेक्ट करते हैं। खास चर्चा में दिवाली शो पे हमारे साथ पंकज टिपरीवाल साहब जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये दिवाली मुस्कान वाली एकदम थोड़ी स्माइल तो करिए, एकदम गुड ईयर, लास्ट संवट है, ये तो लास्ट ईयर की स्माइल है, 20% के बाद और स्माइल आनी चाहिए। तो डेटा देखते हैं, निफ्टी का यह जो साल रहा है 7% रहा है, 7% तो बॉन्ड मार्केट में आता है साहब, तो निफ्टी ने कोई बड़ी छलांग नहीं मारी। मिड कैप की बात करते हैं 26% के आसपास, 20% से ऊपर। स्मॉल कैप की बात करते हैं तो स्मॉल कैप में 32%। ऐसा क्यों हुआ? सो निकुंज भाई, अगर आप देखें तो ये आप मुझे भाई बोलोगे, मैं पंकज भाई बोलूँगा, डिसाइड कर लो। तो अगर आप देखें तो क्लियरली अपने आइसोलेशन में नहीं हुआ है। अगर आप लास्ट 3 तिमाही या 4 तिमाही के नतीजे देखें तो क्लियरली लास्ट ईयर जो था पूरा बैंकिंग लेड अर्निंग्स ग्रोथ था, लेकिन इस बार मार्च के बियॉन्ड आपने लास्ट 2 तिमाही और ये तिमाही चल रहा है, उसमें आपने देखा नॉन बैंकिंग वाली जो कंपनी है, जो मेनली मिड एंड स्मॉल कैप्स में है, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जस्ट अगर आपके सामने नंबर डालूं, कल तक करीबन 330 कंपनियों ने NSE 500 कंपनीज में रिपोर्ट की, 50% अर्निंग्स ग्रोथ है, 40% BFSI से आया है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, और 55% नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल है। तो इसका मतलब मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, जो डोमेस्टिक घरेलू कंपनियां हैं वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और उसका क्लियर नतीजा आपको स्टॉक प्राइस में दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट इकोनॉमी अपनी इंडियन टीम की तरह है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब जगह जहां वर्ल्ड कप में है वहां भी वो छक्के लगा रहे हैं, तो इसलिए आपको मिड एंड स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा है। तो अपनी पिछली चर्चा में आपने ऐसा क्यों बोला था कि भाई संभल के रहो, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, कमर कस लो। तो अगर इंडियन टीम जो है इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो फाइनल और सेमीफाइनल की टिकटें लेनी चाहिए, मगर आप तो हमें बोल रहे हैं कि टीम अच्छा चल रही है, मगर भैया संभल के रहो। जो हो गया अपने पास्ट है, आने वाला फ्यूचर है। फ्यूचर में कई सारे पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स हमें ये संकेत कर रहे हैं कि थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए अपने को मिड एंड स्मॉल कैप। ऐसा क्यों? 3-4 डेटा पॉइंट मैं देखता हूँ जो लास्ट मुझे 20 साल से हेल्प किया नेविगेट करने में, चाहे वो टॉप हो या बॉटम हो। पहला, अगर आप देखें तो लास्ट 1-1.5 साल में री रेटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है मिड एंड स्मॉल कैप में। अर्निंग्स ग्रोथ आया है, लेकिन उससे ज़्यादा री रेटिंग हुई है अगर मैं प्रॉफिटेबल कंपनीज़ को देखूं। और आज सिचुएशन ये है कि मिड एंड स्मॉल कैप में जो मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन है वो करीबन 35% का हो गया है, और लार्ज कैप का मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन टोटल मार्केट कैप में 65% है। लेकिन जब मैं मुनाफे में देखता हूँ, प्रॉफिट का प्रॉफिट शेयर देखता हूँ, तो उसमें लार्ज कैप 75% है और मिड एंड स्मॉल कैप 25% है। तो कहीं ना कहीं एक डिसजॉइंट है, एक डिस्कनेक्ट है बिटवीन प्रॉफिट एंड मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन। वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, वो कहीं ना कहीं मीन रिवर्ट होता है। ग्रोथ भी तो अलग अलग है पंकज। ग्रोथ है, लेकिन अब वो ग्रोथ आपने देखा कि कई लॉस मेकिंग कंपनीज प्रॉफिटेबल हुई,
या काफ़ी सारी लॉस मेकिंग कंपनीज के लॉस कम हो गए, उसके कारण आपको हेडलाइन ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर इस तिमाही में बात करूं तो जो आप नॉन बीएफएसआई में ग्रोथ देख रहे हो उसमें से 2 सेक्टर में हटा दूं, ऑयल एंड गैस और ऑटोज, सडनली 55% वाला ग्रोथ 18% हो जा रहा है। अच्छा। तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अपने को है और ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, अगर आप देखें, पैसा बनना इस संकट में बहुत इजी हो गया है। हर टपरी पर बात होने लगी है, हर सोशल फंक्शन में अगर आप इक्विटी की बात ना करो तो आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। और स्टॉक हेडलाइंस आपको 32% दिखा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा स्टॉक 2 गुने हुए, 4 गुने हुए, 10 गुने हुए। जब भी पैसा इतनी रफ्तार से बनता है तो कहीं ना कहीं ग्रीड क्रीप इन कर रही है। और हमारा एक जो इंडिकेटर देख रहे हैं हम, उसमें क्लियरली दिखा रहा है कि ग्रीड एक्सट्रीम पॉइंट पर है। वो क्या इंडिकेटर है कि अगर आप टोटल एक्सचेंज की वॉल्यूम देखें, 100 रुपए जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, उसमें ग्रीड समय पर लार्ज कैप में किसी को नहीं चाहिए, सबको मिड, स्मॉल, माइक्रो, नैनो कैप चाहिए, क्योंकि पैसा फास्ट बनता है। और आज वो इंडिकेटर है कि 40 रुपए खाली लार्ज कैप में ट्रेड हो रहा है, 60 रुपए मिड, स्मॉल, माइक्रो में ट्रेड हो रहा है। जब फियर रहता है वो नंबर करीबन 70 से 80% हो जाता है लार्ज कैप में। तो आज हम ग्रीड के एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर है और हिस्ट्री सजेस्ट करता है जब भी इस पॉइंट पर आप मिड एंड स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो आने वाला 12-18 महीना इस कैटेगरी के लिए अच्छा नहीं रहता। तो ये एक दूसरी पॉइंट है। तीसरा, अगर आप अर्निंग्स यील्ड देखें, वो कुछ नहीं है बट 1/P। तो आज आप मिड, स्मॉल, माइक्रो तब लेते हैं जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक साइकिल काफ़ी क्लोज होता है। आज अगर हम देखते हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सबकी अर्निंग्स यील्ड सेम है, प्रॉफिटेबल कंपनीज की। तो आप ज़्यादा रिस्क क्यों लोगे जब वही लार्ज कैप आपको सेम अर्निंग्स यील्ड में मिड एंड स्मॉल कैप में आपको मिल रही है, तो आप लार्ज कैप में ही जाओगे। तो ये 4-5 इंडिकेटर जब मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि नेक्स्ट 12 महीने, 6 महीने आपको थोड़ा सा मतलब कॉशियस रह के चलना चाहिए। और इस संकट में आपके रिटेल इन्वेस्टर को यही बोलूँगा कि अपने रिस्क असेसमेंट जरूर कर लें, पोर्टफोलियो को एक बार रीबैलेंस जरूर कर ले। जहाँ पर आपको लगे कि आपने लक के द्वारा पैसा कमाया है, स्किल नहीं है वहाँ पर आप थोड़ा अपने आप को रीवैल्यू करके चलें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पंकज जी बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर 80% जो वेल्थ क्रिएट हुई है वो एसेट एलोकेशन से क्रिएट होती है। और इस समय अपना एसेट एलोकेशन चेक करें, जहाँ पर एक्सेसेस है कम करें, जहाँ पर आपने पार्टिसिपेट नहीं करा है वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें। एक बात तो तय है, हमारे दर्शकों को मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं इस समय मिड कैप स्टॉक से सस्ते चल रहे हैं। ये गंगा उल्टी क्यों बह रही है? गंगा जी इसलिए उल्टी बह रही है बिकॉज फ्लोज आ रहे हैं, स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा आ रहा है। और इन जनरल एक इक्विटी का जो कल्चर आया है उसके अंदर सब आत्मनिर्भर हो चुके हैं। एकदम ट्रू स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भरता इसे अपनाई जा रही है जी। एकदम। तो एक समय आया था पंकज जी 2019 से 2022 एकदम जब लार्ज कैप स्टॉक्स ही चल रहे थे। एकदम। वो हम कहते थे कि दैट ओनली 4 स्टॉक्स इन द निफ्टी एंड 3 स्टॉक्स इन द मिड कैप इंडेक्स एंड नो स्टॉक इन द स्मॉल कैप। तो वो कहते थे क्वालिटी स्टॉक्स पर ट्रेडिंग एट ए डिस्प्रोपोर्शनेट प्रीमियम। बहुत समय भी हमने देखा था। एकदम। उस समय लार्ज कैप यहाँ थे, स्मॉल कैप यहाँ थे। अब मैं बोल सकता हूँ स्मॉल कैप यहाँ, लार्ज कैप यहाँ। एकदम। तो अब ये तालमेल कैसे होगा? क्या लार्ज कैप वापस आएंगे? सो निकुंज, अगर आप देखो तो 2017 पर मैं आपको ले चलता हूँ। जी। जब 2017 का अगर आपको कैलेंडर ईयर याद हो, उस समय भी ऐसा ही माहौल था, लग रहा था कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। लेकिन डेटा इंडिकेटर सब सजेस्ट कर रहे थे कि एक्सेस क्रिएट होना चालू हो गया है। और 2018 में पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आया। उसके बाद IL&FS, येस बैंक वाले जो एपिसोड है लिक्विडिटी क्रंच, वो स्टार्ट हुई। और एक के बाद आपने एपिसोड होता हुआ देखा और आपने देखा किस तरह कॉन्फिडेंस ड्विंडल हुआ मिड एंड स्मॉल कैप। और जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो लिक्विडिटी इवेपोरेट हो जाती है इस सेगमेंट से। आज मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सेम रिपीट हो रहा है, बट हिस्ट्री राइम्स। एंड हमें लग रहा है कि उस समय भी लार्ज कैप कोई नहीं देख रहा था, वैल्यूएशन बहुत सस्ते थे। और 2018-19 एक बेयर मार्केट के रूप में आया मिड एंड स्मॉल कैप में, वो सही समय था निवेश करके अच्छे से पोजीशन लेने का। और 2020 एक कोविड का अग्नि परीक्षा हुआ, वहाँ से 3 साल की आपने तेजी देखी है, एक साइडेड तेजी देखी है। और हमें लगता है कि लार्ज कैप में आज मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। आज 50% ऑफ लार्ज कैप ऑलमोस्ट
हैव नॉट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम 15,500 से 19,000 की रैली। अर्निंग्स ग्रोथ आई है, लेकिन उनके पी डी रेट हो गए। काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक आज 2 टाइम 2.25 टाइम प्राइस टू बुक पर मिल रहे हैं, जो कभी नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं अपने को एसेट एलोकेशन पर ध्यान देना चाहिए। आप रखिए मिड एंड स्मॉल कैप, लेकिन इस समय आपका नजरिया 3 से 5 साल होना चाहिए। अगर स्मॉल और मिड कैप ले रहे हैं, स्मॉल और मिड कैप में आप अगर आ भी रहे हो आज भी, और 25 से 30% वॉलिटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहे। अगर दिल इतना मजबूत नहीं है तो आप नहीं रहे, निकल जाए। क्योंकि आपने देखा 12 सितंबर पहला क्रैक हुआ। 12 सितंबर पहला क्रैक हुआ। आपने देखा जब इंडेक्स 4%, 4.5%, लोग एक दिन के क्रैक में कितने डर गए, राइट? और उस महीने से ब्रेथ खराब होना ऑलरेडी चालू हो गया। अक्टूबर में 3-4 दिन वापस खराब हुए। तो ये लगता है कि मार्केट में फ्रेजिलिटी कितनी है। तो मैं यही एक खाली निवेश करूंगा कि ये कैटेगरी बहुत रिवॉर्डिंग है, प्रोवाइडेड आप लॉन्ग टर्म में बने रहे पिच पर। अगर आप क्विक मनी के लिए आ रहे हो सकता है नेक्स्ट 3-6 महीना आपको निराशा झेलनी पड़े। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट गौर करें, पंकज जी का मानना है कि अगर आप स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फ्यूचर रिटर्न विल नॉट बी सेम एज व्हाट द पास्ट रिटर्न हैज़ बीन। यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स 32% एक साल में चला है, 3 गुना कोविड के लो से हुआ, मगर आने वाले समय में वह चक्र स्पीड पर नहीं चलेगा। दूसरा, आपको कम से कम 25 से 30 से 35% की वॉलिटिलिटी आप अगर झेल सकते हैं, परमानेंट लॉस नहीं, वॉलिटिलिटी झेल सकते हैं, यानी कि नीचे आकर के ऊपर आ सकता है और आपकी दिल की धड़कन ना रुके, तो आपको इस कैटेगरी में इस समय निवेश करना चाहिए। हम जैसे शेयर बाजार में कहते हैं, उम्र के अलावा एक तरफा कुछ नहीं चलता, और शायद स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स एक तरफा जो चले हैं वह इम्पॉसिबल रहेंगे। तो पंकज, जब रिस्क की बात करते हैं, 2008 का रिस्क हुआ फाइनेंशियल क्राइसिस, इट वॉज अ बैंकिंग प्रॉब्लम। 2013-14 टेपर टैंटम, अगेन अ मैक्रो एंड अ बैंकिंग प्रॉब्लम। 2017 के बाद IL&FS क्राइसिस, बैंकिंग प्रॉब्लम। तो अभी बैंक्स की बैलेंस शीट तो अच्छी है, रिटेल बुक उनकी अच्छी है, कॉर्पोरेट बुक कुछ उनकी अच्छी है, तो क्राइसिस तो नहीं लग रहा है। क्राइसिस स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स करेक्ट होते हैं जब कोई बैंकिंग क्राइसिस होता है, जब कोई सिस्टम में कोई बड़ा फेलियर होता है, पावर सेक्टर उठ गया या फिर स्टील सेक्टर उठ गया। अभी वैसा तो नहीं लग रहा है, तो क्यों डरना चाहिए? सी, एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि लास्ट 2 साल से अपने इकोनॉमी में एक डाइकोटोमी चल रहा है। केपेक्स इंफ्रा रिलेटेड कंपनियां ठीक कर रही हैं, लेकिन सामने कंजम्पशन बहुत स्लो है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका हमें भी आंसर नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है वो बहुत पेन में है। और आप कोई भी कैटेगरी को उठा लें, साबुन, तेल, शैम्पू, आप बेसिक कंज्यूमर स्टेपल्स, एंट्री लेवल 2 व्हीलर, एंट्री लेवल कार, सब में डिक्लाइन है। तो कंजम्पशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है और खाली प्रीमियम एंड अच्छा कर रहा है। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, बिकॉज फाइनली जो कंपनियां केपेक्स कर रही हैं वो ये सोच के कर रही है कि कंजम्पशन भी फॉलो ऑन करेगा। अगर वहाँ और थोड़ा लंबा स्लो डाउन चल जाए तो यहाँ वर वाले भी थोड़े डर जाएंगे कि केपेक्स जो डाल रहे हैं उसको कंज्यूम कौन करेगा। तो ये एक थोड़ा सा देखने का है कि डाइकोटोमी कितने दिन चलता है इकोनॉमी के अंदर। तो हमें क्या हो सकता है अगर डाइकोटोमी और चलती रहे तो क्या हो जाएगा? तो डाइकोटोमी चलेगी तो प्रॉब्लम ये होगा कि कहीं ना कहीं जो जीडीपी ग्रोथ है वो सफ़र करेगी। बियॉन्ड द पॉइंट आपको इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट तभी होगा जब कहाँ कंजम्पशन बॉटम ऑफ द पिरामिड है। आप ये मान के चले इंडिया 3 भागों में है, आप और हम, जो 20 करोड़ जनता है इंडिया में, जो एक अपने डोमेस्टिक हेल्प को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने हेल्प को, बाकी 30 करोड़ जनता जो बाकी पूरे एस्पिरेशनल वाली है, और बाकी जो ऑलमोस्ट 70-80 करोड़ है वो हैंड टू माउथ है। अगर वो पिरामिड नीचे से ना बढ़े तो ओवरऑल नींव जो है हिली हुई आपकी, बिल्डिंग की नींव अगर कमजोर है तो ऊपर वो का जो कैसे आप कैसे करोगे? तो कहीं ना कहीं ये वाला जो डाइकोटोमी है हमें सॉल्व करना होगा कि नीचे वाली पिरामिड भी ग्रोथ में आए, मिडल बेली जो है वो भी ग्रोथ करे, और ऊपर वाला ठीक कर रहा है बिकॉज मार्केट्स में पैसा बना, ओवरऑल रियल एस्टेट में पैसा बना, तो उनकी वेल्थ इफेक्ट ठीक है। लेकिन बाकी का कौन? तो 20 करोड़ जनता पूरे 140 करोड़ देश को नहीं चला सकती। पर पंकज भाई, 20 करोड़ की जो जनता है 80% कंज्यूमर भी वही है। हाँ, तो 20%, हालांकि 80% इज नॉट डूइंग वेल, बट दे अकाउंट फॉर ओनली 20% ऑफ द कंजम्पशन। 20% विच इज डूइंग वेल इज अकाउंटिंग फॉर 80% ऑफ द टोटल परचेजिंग पावर। तो अगर मैं उस नज़रिए से देखूं तो डेटा अलग लगेगा। डेटा अलग लगेगा निकुंज, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ अगर आपको लानी है
जी हाँ। तो नीचे वाला पिरामिड को भी अपग्रेड होना होगा, नींव मजबूत होनी नीच चाहिए। मजबूत होनी चाहिए। नहीं तो देखो आप सेक्टर्स लाइक टू व्हीलर, अब कौन सोचा था कि इंडिया में ऑल्टो, मारुति, मतलब जो गाड़ियां हैं एंट्री लेवल, उनमें डिक्लाइन हम देखेंगे। और मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी बिकेगी। लैम्बोर्गिनी आपके पास कौन सी? तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीचे वाली नींव को आपको ऊपर लेके जानी होगी और उनमें एक कंजम्पशन का पैटर्न लाना होगा। B2B बिजनेसेस, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, वो सब में अपने आप ऑर्डर इनफ्लो आ रहा है, तेजी है, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी स्लो डाउन हो रहा है, ये मान के चले। फंड मैनेजर्स अक्सर मंदी की बात नहीं करते। आपने एक भी तेजी पे नहीं, तेजी है लंबे समय तक, अपने को सबको पता है कि आई एम साउंडिंग लाइक अ फंड मैनेजर। लंबे समय तक तेजी है, लेकिन इस तेजी के बीच में जो इंटरवल्स आएंगे शॉर्ट टर्म के, वोलेटिलिटी के, उसे हमें झेलना है। लेकिन आज जब मैं लोगों को देखता हूं, मेरे को नहीं लगता है कि लोग 15-20% कभी अगर करेक्शन हुआ भूले न भाते वो सहन कर पाए। जी हाँ, मार्केट के अंदर एक फिकल नेचर आ चुका है कि पैसा जल्दी बनाना है। वो पैसा जल्दी कभी नहीं बनता, वो लॉन्ग टर्म निवेश करके ही बनता है। तो ये कैरिड अवे नहीं हो कि लास्ट संपत्ति में आपने 25, 30, 35% का रिटर्न देख लिया और ये आने वाले समय में चलता ही चला जाएगा। जी हाँ, तो बीच बीच में थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म को भी नजरअंदाज ना करें, यही मेरा खाली निवेशकों को टेम्पल्टन साहब की कोट है ना, द 5 मोस्ट डेंजरस वर्ड्स इन द मार्केट है, दिस टाइम इट इज डिफरेंट कुछ नहीं होता है। डिफरेंट कुछ नहीं होता है, जो कोर्स होता है वही होता है, फियर वही है, घोड़े चेंज होते हैं, बस साइकोलॉजी वही है। अच्छा, तो इस मार्केट में अब 3 कैटेगरीज बनाते हैं, एकदम सस्ता और अच्छा, हाँ, स्टॉक्स विच आर चीप एंड विच आर गुड। या स्टॉक्स सस्ता और सस्ता है, सस्ता रहेगा, स्टॉक्स ही वुड से सस्ते हैं पर मैं नहीं जाने वाला हूँ, और महंगा मगर सस्ता नहीं है, दैट आई विश ये स्टॉक सस्ते होते तो मैं इन्वेस्ट करता। तो बात करते हैं सस्ता और अच्छा। सस्ता कुछ भी नहीं है, अच्छा नहीं, ठीक है, रीजनेबल वैल्यूएशन है। अच्छा। लेकिन अगर आज मैं रीजनेबल वैल्यूएशन में देखूं तो बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, छोटे बैंक, बड़े बैंक्स। अच्छा। तो अगर आप देखें तो इस कैलेंडर ईयर टू डेट में बैंकिंग निफ्टी ने 1% रिटर्न दिया, सेंसेक्स ने 7-8% रिटर्न दिया और स्मॉल कैप मिड कैप ने 30। तो एक बड़ा डाइकोटोमी है। ये नहीं कि वो अर्निंग्स ग्रोथ नहीं डिलीवर कर रहा, अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर हुआ है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस सिर्फ 8% है। तो कहीं ना कहीं अपने पास ऑप्शन है कि रीजनेबल वैल्यूएशन है। एक जगह जहां मुझे लगता है निवेशकों को क्लियरली सतर्क रहना चाहिए इज लो फ्री फ्लोट। अच्छा, काफ़ी सारी कंपनियों में हम देख रहे हैं फ्री फ्लोट नहीं है और वहाँ पर मतलब भाव कुछ भी हो गया है। एक PSU कंपनी जहाँ पर मार्केट कैप बड़े से बड़े फर्टिलाइजर कंपनी से ज़्यादा है। तो कई चीज़ें, कुछ ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जिनके अंदर प्रॉफिट नहीं है, टर्नओवर नहीं है और मार्केट कैप 4-5-6 बिलियन डॉलर। हाँ, तो निवेशकों को यहीं पर सावधान रहना है कि गलत जगह ना फंसे। लो फ्री फ्लोट, लो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनियां जिनका मार्केट कैप से कोई रिलेशन नहीं है, वहाँ हमें लग रहा है वन हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड। तो लाइफ में ये नहीं जानना चाहिए कि कहाँ निवेश करना है, लाइफ में ये पता होना चाहिए क्या नहीं करना। क्या कमाल की बात है। आई थिंक द आर्ट ऑफ ओमिशन इज मोर इम्पोर्टेंट बैंक। सो क्या अगर आपको नहीं करना है लाइफ में, इन्वेस्टमेंट में पता होगा ना, तो जो करना है उसकी चीज़ें छोटी हो जाएंगी और आप उस पर फोकस ठीक से कर पाओगे। और आज के मार्केट में ये जानना जरूरी है कहाँ नहीं निवेश करना। तो लो फ्री फ्लोट स्टॉक्स, लो क्वालिटी स्टॉक्स, जहां पर आज आपको लड़ जा रहा है कि लो पी है, लेकिन लो पी कोई कारण के कारण है। इस मार्केट में पी लो है तो यानी कि मार्केट आपको संकेत दे रहा है कि भैया यहाँ से आप दूर रहो, संभल के रहो, क्योंकि मार्केट सबसे बड़ा ज्ञानी है, मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर का विजडम है वहाँ पर, तो वहाँ से दूर रहें आप। जहाँ बैलेंस शीट कैश फ्लो फ्रैक्चर्ड है, अनफॉर्चुनेटली आज मैं मार्केट कैप देख रहा हूँ 10 से 15,000 20,000 करोड़ में, जहाँ नरेटिव्स चल रहे हैं, लेकिन मैं लास्ट 5 साल की ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखता हूँ तो जीरो है। खाली नरेटिव है कि ये 30% अर्निंग ग्रोथ आ जाएगा, 40%, लेकिन बैलेंस शीट कैश फ्लो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें वो सतर्क रहना चाहिए कि वो गलतियां ना हो जो प्रीवियस साइकिल्स में हमने वापस देखी। अगर आपको याद हो 2007-8 नहीं समझ में आ रहा था उस समय इंफ्रा क्यों चल रहा था, पावर स्टॉक्स क्यों चल रहे थे, नरेटिव बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है, कैश फ्लो नहीं था, बैलेंस शीट। एक मंदी ने कितने सारे कंपनियों को हटा दिया। कहते हैं 100 लोहार की एक सुनार की। जब मार्केट में बेयर मार्केट आता है, एक प्रकार के लोहार का हथौड़ा पड़ता है। और अक्टूबर में देखा पंकज जी, हमने देखा 2 दिन के अंदर 15-20% जब मार्केट गिरा था तो लोगों ने बोला था बुल मार्केट ही खत्म हो गया। तो
एक चीज़ है, मैं व्यूअर को बताना चाहूँगा कि देखिए साइकिल्स काफ़ी छोटी होने लगी हैं एकदम। हम डिजिटलाइजेशन की वजह से कनेक्ट हो रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मैसेजेस भरते हैं, ईटी नाउ स्वदेश, टीवी टेलीविजन चैनल कई प्रकार के जो है, तो आजकल जो इन्फॉर्मेशन फ्लो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि रिएक्शन टाइम छोटा होने लगा है। ये आने वाला समय ही बताएगा कि साइकिल लॉन्ग है शॉर्ट है। मेरा और पंकज दोनों का मानना है कि इंडिया का जो बुल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के अंदर उतार चढ़ाव देखिए दिल की धड़कन जैसे होती है साहब, रुक जाएगी तो लफड़ा है। तो इक्विटी मार्केट बाय नेचर ऊपर नीचे हमेशा जाता ही जाता है। तो आपने रियल एस्टेट पे लंबा दाव लगाया एकदम, और रियल एस्टेट स्टॉक्स देखिए, रियल एस्टेट इंडेक्स बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है 43%। एकदम। तो एक साइड तो आप बोल रहे हैं जी इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही है, रियल एस्टेट तो वही लोग लेंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट हैज़ टू बी अ फंक्शन ऑफ नीव, बॉटम ऑफ द पिरामिड, उसके ऊपर आता है मिडिल जो अर्बन कंजम्पशन है, और फिर आता है लग्जरी। तो अगर आपका व्यू इकोनॉमी में इतना क्लियर नहीं है तो अब रियल एस्टेट क्यों ले रहे हैं? बिकॉज रियल एस्टेट परहैप्स इज द बेस्ट प्रॉक्सी। नहीं, एक तो है कि अगर आप रियल एस्टेट में भी देखें तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग है 50 लाख के नीचे, वहाँ ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ नहीं है? नहीं। जी हाँ, जी हाँ। कितनी भी बात करो, HFC एक बड़ा बूम जो आया था खत्म हो गया। और अगर आप बैंकों के लोन बुक को देखें, जहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग है वहाँ 2% ग्रोथ है, लेकिन जो बाकी हाउसिंग है 2 करोड़ 3 करोड़ की टिकट साइजेस, वहाँ पर ग्रोथ है। तो क्लियरली अगेन वही पिरामिड वाला बात आ रहा है कि ये कंजम्पशन में लोअर एंड ऑफ द पिरामिड में प्रॉब्लम है, हायर एंड ठीक कर रही है। लेकिन रियल एस्टेट में नेक्स्ट 3-4 साल की तेजी इसलिए हो सकती है क्योंकि कोविड के बाद एक बड़ा चेंज आया। हर व्यक्ति जो मिलेनियल भी था, जो पहले सोचता था रेंट पर रह लो, वो आज अपना घर लेने की सोच रहे हैं। ठीक है। सेकेंड, जो 2 BHK वाले घर में थे उनको एक रूम अपने लिए, ऑफिस के लिए भी चाहिए। और वर्किंग आपके पास आपको कितने घर हैं मुझे पता नहीं, पर आप क्या कर रहे हैं आप बताओ। फ्रूगल लिविंग इज द बेस्ट लिविंग। सो आई थिंक अगर आप देखें तो वो वाला सेगमेंट काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको दिखा रहा है। एंड मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में 2-3 साल की साइकिल है। हमें लगता है रियल एस्टेट से बेटर उसकी जो डेरिवेटिव्स है, चाहे वो प्लाईवुड हो, सीमेंट हो, पाइप्स हो, टाइल्स हो, वो पूरा जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो रियल एस्टेट सेक्टर अगर मैं हिंदी टर्मिनोलॉजी में बात करूँ, वो वनवास से निकल चुका है। दिवाली पर राम जी वापस आते हुए मैथोलॉजी में सिखाती है, तो रियल एस्टेट का जो 7 साल का वनवास था खत्म हो चुका है। 8 साल का वनवास खत्म हो चुका है। मगर वनवास चालू कहाँ हो सकता है? आपके हिसाब से स्मॉल कैप में चालू हो सकता है, आपके हिसाब से मिड कैप में थोड़ा चालू हो सकता है, और लो क्वालिटी कंपनीज में चालू हो सकता है। लो क्वालिटी कंपनी से दूर रहें। मुझे लग रहा है कि आज गलतियों करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आज आप स्वेड हो सकते हैं मोमेंटम से, लेकिन अपनी रिसर्च को ठीक से करें, अपना प्रॉपर स्टडी करें, खाली स्टॉक प्राइस के से जाके प्रभावित ना हो, ये आज करना है। एक जो थीम है वो थीम है इस साल कई नई तरीके IPO लिस्ट हुए। एक ज़माना आता था केवल रियल एस्टेट IPO आते थे बूम में, केवल IT के IPOs आते थे, केवल इंफ्रा के IPOs आते थे। पर मैं एक साल की बात करूँ, SaaS कंपनीज, फिनटेक कंपनीज, हॉस्पिटल कंपनीज, हॉस्पिटैलिटी कंपनीज, कंज्यूमर कंपनीज, सेलो एक साइड पब्लिक हुआ तो मामाअर्थ उसी के 2 दिन बाद पब्लिक हुआ। काफ़ी वैरायटी ऑफ बिजनेसेस जा रहे हैं। इंडियन एंटरप्रेन्योर जो जिसने भी वैल्यू क्रिएट करी है, मार्केट तो सलाम कर रहा है। तो IPO मार्केट को लेकर के कोई एक्साइटिंग चीज़ें आपको दिख रही हैं? बिकॉज कहते हैं कि भाई नया कैच देम यंग एंड सी देम ग्रो। एब्सोल्युटली नहीं। निकुंज, अगर आप देखो तो काफ़ी सारी कंपनियां आ रही हैं और पाइपलाइन भी काफ़ी अच्छा है। और इस बार एक अच्छी चीज़ जो हो रही है ना, हमें क्वालिटी कंपनीज को देख पा रहे हैं। वैल्यूएशन एक तरफ रख दें, क्योंकि कोई सस्ता नहीं बेचता इस मार्केट में, तो और भी प्रमोटर्स, एंटरप्रेन्योर्स सस्ते नहीं बेचते, लेकिन जो उनकी अंडरलाइंग बिजनेसेस हैं काफ़ी अच्छी। और हाँ, आपने लास्ट 6 महीने में भी देखा कई सारी अच्छी कंपनियां आई, और आने वाला जो पाइपलाइन हमें दिख रहा है वो भी काफ़ी ठीक दिख रहा है। बट इसमें क्रक्स ये रहेगा कि हम सिलेक्शन ठीक से कर पाएँ, जिनका लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ हो, लीडरशिप पोजीशन हो। हमें कंजम्पशन में 2-3 अच्छी कंपनियां दिख रही हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी कंपनियां दिख रही हैं, तो पाइपलाइन अच्छा, और ये होना भी चाहिए। बिकॉज क्या है कि अगर इसी तेज़ी से अगर एग्जिस्टिंग स्टॉक चलते रहे तो आप वैल्यूएशन पर फुल हो जाओगे। आपको नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, नया फ्री फ्लोट चाहिए, नई मार्केट का ब्रेथ चाहिए, और वो स्मॉल कैप मिड कैप में दिख रहा है आता हुआ। तो मतलब अच्छा माहौल है कि अगर अच्छी कंपनियां मिले, अच्छे भाव पर मिले, तो उसको लेके बैठ जाओ नेक्स्ट 3, 5, 10 साल। कई सारे इसमें से लीडर्स भी बन सकते हैं। तो आखिरी सवाल, 10 सेकंड बचे हैं। धनतेरस पे हमने शास्त्र पढ़ा है, शास्त्र में हमेशा बोला जाता है जी आप सोना लो, मेटल लो,
बिकॉज इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। सो इस साल धनतेरस पे क्या लेना चाहिए? सोना, चांदी, सिप? इंडिया लेना चाहिए। इंडिया लेना कैसे? आप अपने एसेट एलोकेशन को स्प्रेड करिए। नेक्स्ट 6-12 महीने की मत चिंता करिए। 2030 का विजन रख के चलिए, जो नेक्स्ट 7 साल है। और आई एम श्योर कि नेक्स्ट 7 साल बाद जब अपने आप को रिवाइंड करेंगे, जैसे 91 हम देखते हैं कि लिबरलाइजेशन का फेज था, आप जब लुक बैक करेंगे अपने हिस्ट्री में, 2020 कोविड अपने लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट देश के लिए आया है। और अक्रॉस द बोर्ड इस बार जो मैं एंटरप्रेन्योर में स्पिरिट देख रहा हूँ, ये कभी मैंने नहीं देखा। जो रोरिंग 20 जो स्पेनिश फ्लूज के बाद अमेरिका में रोरिंग 20s हुआ था, हिंदुस्तान में वही हम रोरिंग 20s देखने को मिल रहे हैं। टियर 4, टियर 2 सिटीज, इस बार आप रिचेस्ट वेल्थ की लिस्ट देखिए, कोयम्बटूर, सूरत, उदयपुर, पुणे, जहां से, अहमदाबाद, कहां से लोग आके बिलियनियर की लिस्ट में आ रहे हैं। ये इंडिया की स्टोरी कहते हैं ना 100 करोड़, 1000 इज द न्यू 100 नाउ। 1000 इज द न्यू। बॉलीवुड में कहते थे कि 500 इज द नॉर्मल फॉर मूवीज नाउ, 100 करोड़ के पुराने दिन हो गए। तो आई थिंक इसी प्रकार का हो रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस दिवाली शो। ये दिवाली मुस्कान वाली, मुस्कान बनाए रखिए। हिंदुस्तान के अंदर आप निवेश करेंगे तो हो सकता है कि 4 दिन का ग्रहण मगर लंबी चांदनी, मार्केट ऊपर नीचे आता जाता रहेगा। इस समय केयरफुल रहिए, मगर आप अपना जो सिप है उसको कैंसिल ना करें। इस समय आपको सोच कर समझ कर निवेश करना चाहिए, मगर निवेश जरूर करना चाहिए, बिकॉज हिंदुस्तान के अच्छे दिन नहीं, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। तो यह दिवाली मुस्कान वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो एंड थैंक यू फॉर मेकिंग ईटन और स्वदेश पार्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।